कल अपन ने पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय। अच्छा, सामान्य परिचय में अपन ने देखा कि राजस्थान शब्द या राजपूताना जो शब्द वगैरह है, राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अपन ने कल पढ़ी। आज अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अच्छा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार का मतलब ये हो गया कि पहले तो अपन देखेंगे कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या है, या पृथ्वी के ऊपर कौन सी स्थिति है वो देखने को मिलती है। इसके बाद अपन देखेंगे कि ग्लोब के बाद महाद्वीप, और महाद्वीप कौन सा है अपना? एशिया। एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो है वो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। इसके बाद अपन देखेंगे कि सूर्य के सापेक्ष कर्क रेखा और मकर रेखा के हिसाब से अपन देखेंगे कि तो सूर्य की स्थिति अपने को कहाँ मिलती है। ये सारी चीजें अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक शब्द लिखा। शब्द क्या है? ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब होता है पृथ्वी का प्रतिरूप। ग्लोब होता है पृथ्वी का प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब हो गया मॉडल। प्रतिरूप का मतलब क्या हो गया? मॉडल। तो पृथ्वी के जैसा दिखने वाला जो मॉडल है, प्रतिरूप है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोब। अच्छा, ग्लोब जो है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं आपको कि मान लीजिए क्या है ये? विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने बनाया था, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया, विश्व का मानचित्र बनाया। सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम है मार्टिन बहम। क्या नाम है? मार्टिन बहम। मार्टिन बहम वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? विश्व का मानचित्र। और ये जो बनाया इन्होंने, मार्टिन बहम ने, वो बनाया शुतुरमुर्ग के अंडे पर। किसके अंडे पर बनाया था? शुतुरमुर्ग के अंडे पर। शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर इन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया। और व्यक्ति का नाम क्या है? मार्टिन बहम। इन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। क्लियर है? ग्लोब पृथ्वी का क्या होता है? प्रतिरूप होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखो आप कि ये जो शुतुरमुर्ग है, एक जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति अपन जिसको बोलते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ये मुख्यतः शुतुरमुर्ग उन क्षेत्रों में पाया जाता है, और वो जो लोग हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडे के बर्तन, कवच वगैरह जो है उनको काम में लेते हैं। ध्यान रखना। तो शुतुरमुर्ग के अंडे पर मार्टिन बहम सबसे पहले विश्व का क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं। इसके बाद अपन ने ग्लोब की बात की। तो ग्लोब जो है, पृथ्वी की शेप थोड़ी सी अपन कहें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भाई पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है वो है जियोड, या इसको क्या कहा जाता है? गोलाब, या फिर हम इसके लिए शब्द दे सकते हैं लघुवक्ष।
क्या शब्द दे सकते हैं? लघुवक्ष। तो पृथ्वी का आकार या तो कहेंगे हम जियोड होता है, या क्या होता है, गोलोब होता है, या फिर अपन क्या कहते हैं, लघुवक्ष। या फिर आप ध्यान रखना, कई बार अपने सामने उदाहरण आते हैं कि किसके जैसा है भाई, संतरे का जैसा, मतलब ऊपर से क्या हुआ है, अंदर की तरफ पिचका हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? ध्रुव जो है वो अंदर की तरफ है थोड़ी, तो इसकी वजह से पृथ्वी का आकार ऐसा है। तो ग्लोब वाली बात आपके अच्छे से समझ में आई कि ग्लोब जो है वो ये चीज है। इसके बाद अपन बात करें कि भारत भारत जो है, भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? तो भारत का मानचित्र सर्वप्रथम बनाने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है एन विले। क्या नाम है? एन विले। वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत का मानचित्र बनाया। एन विले के बाद मैं कहूं कि भारत में क्या है, भारत में राजस्थान है। और राजस्थान का जो मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति हैं वो है टी एच हेडले। इन्होंने किसका मानचित्र बनाया? इन्होंने राजस्थान का मानचित्र बनाया। राजस्थान का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति ये हैं, जिनका नाम क्या है? टी एच हेडले। टी एच हेडले कैसी आकृति में बनाते हैं? रोम्बस। कैसी आकृति में बनाते हैं? रोम्बस जो है वो राजस्थान का आकार बनाते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान की कुल सीमा बंद हो गई 5920 किलोमीटर या मीटर। किलोमीटर की जो सीमा थी वो अपन ने कल सीमा बंद की थी, और तिथि अपन ने देखी थी 1 नवंबर 1956। तो टी एच हेडले जो है वो राजस्थान का क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं। तो आपको मैंने दो तीन चीजें बताई है। एक तो पृथ्वी का मानचित्र, या आप कहें कि विश्व का मानचित्र बनाने वाले कौन है? मार्टिन बहम। भारत का बनाने वाले कौन है? एन विले। और राजस्थान का बनाने वाले कौन है? टी एच हेडले। ठीक बात है। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। तो थोड़ा सा विश्व संदर्भ में देखें तो पहली बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, पृथ्वी जो है वो पार्थिव ग्रह है। कैसा ग्रह है पृथ्वी? पार्थिव ग्रह है। कैसा ग्रह है? पार्थिव। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी जो है वो कौन से ग्रहों की श्रेणी में आती है भाई? पृथ्वी जो है वो कौन से ग्रह की श्रेणी में आती है? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आती है। भाई सूर्य से अपन चलेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर एक पूरी परत आती है शुद्र ग्रहों के बीच में। तो उसकी वजह से इधर वाले जो ग्रह वो क्या है? आंतरिक, और दूसरी तरफ जो है वो कौन से होंगे? बाह्य। तो पृथ्वी जो है वो कौन से ग्रहों के अंतर्गत आती है? पृथ्वी जो है वो आंतरिक ग्रहों के अंदर आती है। पार्थिव का मतलब होता है जिसका निर्माण चट्टानों से हुआ हो। ठीक है, मतलब इनमें गैस का भी योगदान है लेकिन उतना योगदान नहीं है। जैसे अपन बृहस्पति वगैरह ये पढ़ते हैं, इनकी डेंसिटी कम है, जबकि पृथ्वी वो ग्रह है जिसकी डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है, घनत्व सबसे ज्यादा है। तो पृथ्वी जो है वो पार्थिव ग्रह है। और कैसा ग्रह है? आंतरिक ग्रह है। अब ये पृथ्वी जो है इसका मतलब ये क्या है भाई? पृथ्वी को हमने जिसके ऊपर दर्शाया है वो क्या है? ग्लोब है। ग्लोब जो है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा अपने को दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो, इसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि भारत कहाँ है विश्व में। तो अपन एक स्थिति समझते हैं, और वो स्थिति किसके हिसाब से समझते हैं भाई? अक्षांश। अक्षांश क्या है? तो पहली बात, अक्षांश जो अपन पढ़ते हैं उसमें अपन मान लो कि मैं ये कहूं कि 0 डिग्री है। कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री अक्षांश। पहली बात तो देखो, एक तरफ पूर्व होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो पूरे एक वृत्त के रूप में है, उनको अपन क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना, जो सबसे मध्य में है वो कौन सा अक्षांश है आपके? वो है 0 डिग्री अक्षांश।
वो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से अपन जानते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, विषुवत वृत्त जो है वो सबसे बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। अच्छा, पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांश है, तो 0 से अपन 90 डिग्री की ओर चलेंगे तो अपने को कितने मिलेंगे भाई, 0 से 90 की ओर जाओ तो यहाँ 0 से शुरू हुए 1 2 3 4, आप कहाँ तक पहुंचेंगे, 90 डिग्री ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या है, उत्तरी, और इससे नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, दक्षिणी। तो 0 से अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो अपने को 90 डिग्री क्या मिलेगा, साउथ। तो 90 प्लस 90 प्लस कितना, बीच वाला कौन सा है, 0 डिग्री, तो एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो भाई, 181। तो अक्षांश जो है कुल वो पृथ्वी के ऊपर कितने हैं, 181, जबकि अक्षांश रेखाएं जो है उनकी संख्या 2 कम होती है इनसे। 2 कम का मतलब ध्रुव जो है वो बिंदु के रूप में है, रेखाएं नहीं है, तो बिंदु के रूप में है, इसलिए अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश जो रेखाएं हैं उनकी संख्या हो गई आपकी 179, 179। कितनी होती है, 179। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं। तो अपन देखें 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा है, ये हो गई अपने कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है उसको अपन क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अपन कहते हैं कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग जो है वो है उत्तरी गोलार्ध, और ये जो भाग है इसको अपन कौन सा गोलार्ध कहते हैं, इसको अपन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। अब आप देखो, जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से अपन चलना शुरू करें, वो भी उत्तर दिशा में, किस तरफ चलना शुरू करें, अपन जब उत्तर दिशा में चलना शुरू करें तो एग्जैक्ट जब हम 876 किलोमीटर ऊपर की ओर चले होंगे तब अपने को भारत का दक्षिण बिंदु मिलेगा। भारत का कौन सा बिंदु मिलेगा, दक्षिणी बिंदु, ध्यान रखना। तो यहां से अगर अपन चलना शुरू करें, यहां से, तो अपने को कितना ऊपर जाना है, यहां से चलना शुरू करो आप, तो आप जब कितने किलोमीटर आ जाओगे, कितने किलोमीटर, 876 किलोमीटर जब आप क्या करेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, तब आपको भारत का कौन सा बिंदु मिलेगा, भारत का आपको दक्षिणी बिंदु मिल जाएगा, यानी आप भारत के दक्षिणी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होकर कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और आपके ये भी समझ में आना चाहिए कि भूमध्य रेखा से हम कितना ऊपर चले, कितना ऊपर चले भाई, 876 किलोमीटर अपन ऊपर चलेंगे तो भारत का अपने को कौन सा बिंदु मिल जाएगा, भारत का अपने को दक्षिणी बिंदु मिल जाएगा। यहां से एक स्थिति क्लियर होती है, बताओ कौन सी स्थिति होती है, कि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत जो है वो है अपने कौन से गोलार्ध में, भारत है उत्तरी गोलार्ध। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में होगा भाई, क्योंकि भारत में क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में होगा। तो एक तो आपके ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में है, कौन से में, उत्तरी में। अब ये तो 0 डिग्री के हिसाब से हमने बांटा है, अगर अपन देशांतर के हिसाब से बांटे तो 0 डिग्री जो देशांतर है वो इस तरीके से, भाई लंबवत काटेगा इसको, इस तरीके से काटेगा, तो फिर पृथ्वी के 2 भाग बनेंगे, या ग्लोब पर अपन ऐसे खींचे तो 2 भाग बनेंगे। 2 भाग बनेंगे तो एक तो होगा पूर्वी गोलार्ध, एक कौन सा होगा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक बात है, चलो बांट के देखते हैं अपन। जैसे ये मान लीजिए, अपने को बांटना है किस तरीके से भाई, यहाँ
से लेके अपन ने ये काल्पनिक रेखा खींच दी और मैंने कहा ये जो है वो कौन सा देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से दो भाग बन जाएंगे। इस तरफ वाला जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा आपके, इस तरफ का जो भाग है वो तो हो गया कौन सा, वो हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो है वो कौन सा हो गया अपने पश्चिमी गोलार्ध। भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत की जो स्थिति है वो यहां पर है। इसका मतलब मैं ये कहूं कि देशांतर के हिसाब से जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में मिलता है अपने को, पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश के हिसाब से कौन से में मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो मैं एक शब्द ऐसे कह सकता हूं कि भारत की स्थिति ग्लोब के ऊपर या विश्व में किस तरफ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जब भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो राजस्थान की स्थिति स्वतः ही, भाई भारत के किसी भी भाग की स्थिति पूछ लो ग्लोब के हिसाब से या पृथ्वी के ऊपर, कहाँ आएगी उसकी स्थिति, उसकी स्थिति आएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच शहर लंदन से गुजरता है। ध्यान में आपकी ये बात, 0 डिग्री देशांतर जो है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं अपन, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अपना जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इससे एग्जैक्ट 5.5 घंटे आगे चलती है। कितने घंटे भाई, समय अंतराल कितना है, 5.5 घंटे का है। ठीक बात है, ध्यान रखना। तो यहां से अच्छा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, भारत की मानक समय रेखा है, तो सीधी सी बात है राजस्थान की भी क्या होगी भाई, राजस्थान में हम समय उसी रेखा से पूरे भारत में। वैसे साढ़े साढ़े 7.5 डिग्री के अंतराल पर रखी जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में 82.5 है तो राजस्थान में भी कौन सी है, 82.5 डिग्री है। और फिर अपन देशांतर के हिसाब से जब भारत की राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, उसमें भी अपन देखते हैं कितना अंतराल है। तो राजस्थान के भी पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच में अपन समय अंतराल ज्ञात करेंगे। उस समय अपन देशांतर के हिसाब से चलेंगे कि एक देशांतर पार करने पर अपने को कितना समय लगता है, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो यहाँ आपकी एक स्थिति क्लियर हुई। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, मैं इसको आगे बढ़ाऊं कि एक लाइन में इस तरीके से यहां बना दूं कि ये लीजिए, अब यहां ये एक कोने का भाग बन गया, कोण बन गया यहाँ पे दिशा के हिसाब से। कल भी अपन ने पढ़ा ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, ईशान कोण है। ये कौन सी है, आग्नेय है। ये कौन सी है, वायव्य। और ये कौन सी है, चलो पहली ये जो दिशा है कौन सी है भाई, ये ईशान कोण है। ये कौन सा है आपके, आग्नेय है। ये कौन सा है, वायव्य है। और ये कौन सा है, ये है नेतृत्व कोण है। ग्लोब के ऊपर राजस्थान की दिशा भाई, अब मैं इसको इधर ऐसे कह दूं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि ग्लोब के ऊपर भारत और राजस्थान दोनों की दिशा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, और कौन सा कोण है, ईशान कोण है। ये चीज समझ में आ गई आपके। तो कौन से कोण के अंदर रहेगी, ईशान कोण के अंदर रहेगी ग्लोब के ऊपर स्थिति। तो मैं ऐसे कहूं कि राजस्थान जो है वो ग्लोब पर कौन सी दिशा में, कौन सी में, उत्तर पूर्व, कौन से कोण में है, ईशान कोण में। अच्छा मैं ऐसे कहूं कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो आपका उत्तर आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक बात है, ध्यान रखना। तो ये तो बात आ गई अपने ग्लोब के ऊपर कि ये स्थिति बनती है, कहाँ बनती है भाई, ग्लोब। अब ग्लोब तो पृथ्वी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7। अपना महाद्वीप कौन सा है, अपना महाद्वीप है एशिया, अपना महाद्वीप है एशिया। अच्छा एशिया जो महाद्वीप है अगर अपन बनाए तो आपके पहचान में तो भारत वाले भाग से ही आएगा वो, है ना, कि ये पार्ट कौन सा है, भारत का।
तो आप जब इसको बनाओगे तो एशिया महाद्वीप कुछ इस तरीके से आपको बड़े भाग पर बना हुआ दिखाई देगा, यूं। अच्छा, इस तरफ फिर वो छोटे छोटे अन्य द्वीप जो मुख्यतः आप इस तरीके से देखो, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया आपके, ये भाग हो गया, इधर क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया पूर्व, ये क्या हो गया पश्चिम। इस तरीके से स्थिति बनती है। अब यहां मान लीजिए आप भारत के इसी भाग की तरफ क्या है, राजस्थान है। अब मैं पहली बात अपने को वही बताइए, देखें किस तरफ पड़ेगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। आप चलिए इधर, कौन सी हो गई दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब कौन सा कोण आ गया, कौन सा आ गया भाई, देखो विश्व में इस स्थिति में है, एशिया में इस स्थिति के अंदर है, ध्यान रखना। तो ये बात हो गई, ये जो हमने इंडिकेट किया है यहाँ पे, किसको इंडिकेट किया है, राजस्थान को, ये राजस्थान है, ध्यान रखना। तो विश्व में ईशान कोण में है, एशिया में नेतृत्व कोण में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है, और यहाँ पर कौन से में है आपके उत्तर और पूर्वी दिशा में। तो दो चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। तीसरी जो है वो स्थिति कहाँ पे देखेंगे अपन, भारत में देखेंगे कि भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है। ये थोड़ा सा इस तरीके से अपन देखें कि ये जो है वो भारत का मैप है। तो वो स्थिति बनाते हैं अपन तो वापस कि भाई ये लो, और ये ऊपर कौन सी हो गई उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ देखो, फिर अपन कहें कि राजस्थान की जो लोकेशन है वो किस तरफ है, तो यहां से इस तरफ चलो आप, ये राजस्थान है इस तरफ। तो इसका मतलब मैं कहूं किस तरफ है भाई, उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम का मतलब कौन सा कोण हुआ, वायव्य कोण। तो ये हो गया आपके कौन सा कोण, कौन सा कोण हो गया वायव्य कोण। भारत में वायव्य कोण में, एशिया में, एशिया में नेतृत्व कोण में, और ग्लोब के ऊपर ईशान कोण में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो मैं इसको ऐसे कहूं कि अपन ने जैसे काल्पनिक मान लीजिए, अपन ने इस तरीके से चार दिशाएं बना दी, और अब मैं कहूं कि ये तो क्या है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये कौन सा कोण है, ईशान कोण है। और ईशान कोण में ग्लोब पर या पृथ्वी पर राजस्थान। फिर यहां भारत में राजस्थान कौन सा कोण है, वायव्य कोण है। और यहां किसमें, एशिया में राजस्थान की जो दिशा। तो ऐसे तो अपन कहें तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ऐसे कहें तो कौन से में होगा, नेतृत्व कोण के अंदर होगा। और ये हो गई कौन सी, उत्तर
पूर्व दिशा हो गई, कोण हो गया ईशान कोण। भारत के अंदर कौन सी हो गई भाई, उत्तर पश्चिम, ये हो गई इसकी क्या दिशा। तो अपन तीनों जगह की एक साथ की, यहाँ इसमें है, भारत में इस तरफ है और एशिया में इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ग्लोब के ऊपर, भारत में, एशिया में, और ये ओवरऑल कि इस तरीके से अपने को ये कोण याद रखने हैं, दिशा याद रखनी है। ये हो गई विश्व के संदर्भ में किसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस स्थिति के बाद अच्छे से आपके ये समझ में आ गया कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। ग्लोब के ऊपर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण। अच्छा, फिर मैं कहूं एशिया में, एशिया में राजस्थान की स्थिति, तो एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है, वो है अपने दक्षिण पश्चिम यानी कि नेतृत्व कोण। और फिर हम बात करें किसकी, भारत की, तो भारत में राजस्थान की स्थिति, हाँ जी, कौन सी है, उत्तर पश्चिम, और मतलब कौन सा कोण हो गया, वायव्य कोण। कौन सा कोण हो गया, वायव्य कोण। अच्छा, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, राजस्थान गोलार्ध की बात की जाए तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, ये हम किसके हिसाब से देखते हैं भाई, भाई अक्षांश के हिसाब से अपन देखें तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। अच्छा, बराबर दो भागों में बांटता है, ये भी ध्यान रखना। 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, दूसरा उसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है, सबसे बड़ा क्या है, अक्षांश है। और अक्षांश के हिसाब से, अच्छा फिर अपन राजस्थान की बात करें तो कौन से गोलार्ध में है? वो है आपके कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध। और ये स्थिति अपन किसके हिसाब से पढ़ते हैं भाई, ये अगर अपन देशांतर के हिसाब से पृथ्वी को बांटे दो भागों में, यानी 0 डिग्री जो बराबर बीच से निकल रहा है वो दो भागों में बांटता है, उत्तरी और पूर्वी। तो ओवरऑल राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान जो है वो स्थित है। अच्छा, मैंने ये भी कहा आपसे कि भूमध्य रेखा से जब अपन क्या करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, तो कितने किलोमीटर ऊपर चलना है आपको, 876 किलोमीटर। कौन सी रेखा से, भूमध्य रेखा से कौन सी दिशा में चलना है, उत्तर दिशा में बढ़ने पर, बढ़ने पर कहां पहुंचेंगे, भारत के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचेंगे, भारत के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचेंगे, ये भी आपको याद रखना। कोई समस्या नहीं है यहां तक, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए आगे, आगे अपन बात करें तो हम यहां तक पहुंचे, फिर आप ध्यान रखना कि कौन सा, 0 डिग्री, चलो 0 डिग्री अपन ने लिया, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये अपन लेते हैं इस तरफ, कौन सा, 23.5 डिग्री अक्षांश। और नॉर्थ
और इस तरफ अपन लेते हैं क्या, 23.5 डिग्री साउथ जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको तो अपन कहते हैं कौन सी रेखा, इसको तो अपन कहते हैं मकर रेखा, और इसको अपन कौन सी रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और ये जो है वो कौन सी रेखा है आपके, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। तो हम ऐसे देखते हैं, जब राजस्थान को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भाग अपने को राजस्थान का क्या लगता है, कौन सी रेखा से नीचे लगता है, कर्क रेखा से। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कौन सी रेखा के, कर्क रेखा के किस तरफ स्थित है, उत्तर की तरफ स्थित है। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। देखो, बात हो रही है किसकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ की। और 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पता है अपने को स्पष्ट है कौन कौन से राज्य हैं। एक तो कौन सा है आपके, गुजरात। दूसरा कौन सा है आपके, राजस्थान। तीसरा कौन सा है, एमपी। चौथा कौन सा है आपके, चौथा राज्य कौन सा है, एमपी के बाद चौथा राज्य है आपके कौन सा, झारखंड। उसके बाद कौन सा आपके, छत्तीसगढ़। और फिर कौन सा आपके, पश्चिम बंगाल। छठा जो राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। फिर है आपके कौन सा, त्रिपुरा। और फिर आपके कौन सा है, मिजोरम। ये स्थिति है कर्क रेखा की भारत के संदर्भ में। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, और कौन सा आगे, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनो आप, 8 राज्यों में से वह राज्य जिसका कैपिटल जो है वो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है वो जयपुर है। मतलब राजस्थान की राजधानी जो है वो कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित किसी राज्य की राजधानी है। किसी राज्य का मतलब हम बात कर रहे हैं कौन से राज्यों की, ये जो 8 राज्य लिखे हुए हैं, याद रहेगा। दूसरा आप ये ध्यान रखना कि भाई कर्क रेखा जो है इसके सबसे नजदीक किसी राज्य की राजधानी कौन सी है, तो वो है रांची। और रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की। किसकी राजधानी है, झारखंड की। दोनों चीजें याद रहेगी। चलो, ये तो बात हो गई भारत के अंदर। अब अपन बात करते हैं किसमें, राजस्थान में कर्क रेखा को लेके। तो अपन बात करते हैं राजस्थान। और राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो आपकी एक चीज ये समझ में आएगी कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के 2 जिले, बांसवाड़ा और डूंगर, उनसे होकर गुजरती है। ठीक बात है। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है। अच्छा, बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है वो कर्क रेखा के नीचे स्थित है। कौन सी तहसील है। और डूंगरपुर का जो चीखली गांव है, गांव का नाम क्या है, चीखली। उस चीखली गांव को स्पर्श करते हुए कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के संदर्भ में आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो कर्क रेखा है वो कितने जिले, 2 जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील, कर्क रेखा के नीचे स्थित है। और ध्यान रखना, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस भाग से होके गुजरती है। दूसरा, डूंगरपुर की कौन सा गांव है, चीखली।
उस चीखली गांव को स्पर्श करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर जो है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। याद रहेगा। चलिए, तो राजस्थान के अंदर कितने जिले? 2 जिले, और 2 जिले में एक तो कौन सा? बांसवाड़ा, और दूसरा कौन सा है? एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। तीसरा मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 2 जिले हैं, तो बांसवाड़ा की तो कौन सी तहसील है? बांसवाड़ा की बांसवाड़ा की कौन सी तहसील? कुशलगढ़ तहसील से कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है? या फिर ऐसे कहूं मैं कि कर्क रेखा के नीचे स्थित है। दूसरा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के कौन से गांव से? चीखली गांव को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। फिर मैं बात करूं तो राजस्थान में कौन से रेखा की, कर्क रेखा की लंबाई, और कर्क रेखा की जो लंबाई है कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। अब आप एक चीज और ये समझो कि सूर्य जो है, भारत में 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? 4 ही है ना? कौन कौन सी है? सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत, शिशिर, हेमंत, वो तो कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। यहां मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, इसका एक कारण है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है, तो सर्वाधिक सीधी किरणें जो है सूर्य की कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, उस समय जो डेट होती है वो क्या होती है? 21 जून। 21 जून को कर्क अयनांत होता है, ठीक है। और 21 जून को अपन ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। इस दिन अपन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण है। तो राजस्थान में सबसे सीधी किरणें जो है वो 21 जून को पड़ेगी, जब सूर्य कहाँ होगा? कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। तो इससे ऊपर सूर्य की स्थिति, कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की स्थिति कभी जाती नहीं है। सूर्य जो होगा वो किसके ऊपर? वो मध्य रेखा। और स्थिति कहां हो सकती है? मकर रेखा। और स्थिति कहां हो सकती है भाई? इससे ऊपर नीचे सूर्य की स्थिति होती नहीं है। यानी अब मैं कहूं कि 21 जून को जब सूर्य कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय, या मैं सामान्य ऐसा कहूं कि राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है? सबसे ज्यादा सीधी कहां पड़ती है? तो पहला ध्यान में होना चाहिए जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? बांसवाड़ा है। इसलिए बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें जो है राजस्थान में सर्वाधिक सीधी पड़ती है। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके बाद मैं कहूं कि सर्वाधिक तिरछी जो सूर्य की किरणें हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? कौन से में पड़ती है भाई? भाई सीधी सी बात है कि इससे ऊपर जाएंगे अपन। तो अभी मैंने जैसा आपको कहा कि ऐसे अपन कहें तो मैंने ये कहा है
कि ये स्थिति है कौन सी रेखा की, ये स्थिति है अपने कर्क रेखा की 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कौन सी रेखा की है, कर्क रेखा की। अब यहां सर्वाधिक सीधी, तो सबसे ज्यादा सीधी कहां पड़ेगी, अपने को ध्यान रखना है, कहां पर, बांसवाड़ा। भाई सीधी सी बात है, बांसवाड़ा के अंदर क्या पड़ेगी, सर्वाधिक सीधी पड़ेगी। बांसवाड़ा के बाद किसका नंबर आता है भाई, उसके बाद नंबर आता है डूंगरपुर का। सेकंड नंबर आएगा किसका, डूंगरपुर का। डूंगरपुर के बाद ऊपर चलेंगे तो नंबर आएगा किसका, प्रतापगढ़ का। और प्रतापगढ़ के बाद नंबर आएगा किसका, झालावाड़ का। किसका नंबर आएगा, मैंने एक क्रम बना दिया सूर्य की किरणों के सीधापन का। सबसे ज्यादा सीधी, सर्वाधिक सीधी, सर्वाधिक सीधी जो किरणें हैं वो सर्वाधिक सीधी किसके ऊपर पड़ती है, पहला बांसवाड़ा, दूसरा कौन सा हो गया भाई, डूंगरपुर, तीसरा प्रतापगढ़, और चौथा झालावाड़। और इसके बाद की बात करोगे आप तो आएगा सलूम्बर, और उसके बाद आप बात करोगे तो कौन आएगा, उदयपुर। इससे ज्यादा लगता नहीं है कि आपको पूछ ले कि सीधा क्रम कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक सीधी पड़ती है। पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, वो नहीं तो डूंगरपुर, दोनों ही नहीं तो, और वो भी नहीं तो, और वो नहीं तो, और उसके बाद। अब आप ये भी समझोगे कि हम जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्रमशः जो जिला पहले आएगा वहां पे सूर्य की किरणों का सीधापन होगा, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे क्या होता जाएगा, तिरछापन होता जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए अब मैं कहूं यहां सूर्य की स्थिति है, यहां सूर्य की स्थिति है, तो सीधी सी बात है कि यहां जो किरणें हैं वो क्या जाएगी, सबसे तिरछी। सही बात है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी किरणें, तो सर्वाधिक तिरछापन जो है सूर्य की किरणों का वो कौन से जिलों में अपने को देखने को मिलता है। सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर है कौन सा, गंगानगर। तो एक तो गंगानगर, गंगानगर के बाद क्या है, हनुमानगढ़। तो फिर दूसरा अपन कहें कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। तीसरी बात करें तो तीसरा होगा कौन सा, बीकानेर। और बीकानेर के बाद क्या होगा, इधर जो है जिला कौन सा, चूरू। तो इसका मतलब ये हुआ मैं 4 जिलों के नाम क्रमशः लिख सकता हूं। पहला कौन सा, गंगानगर, दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़, और तीसरा कौन सा है आपके, तीसरा है बीकानेर, और चौथा है चूरू। बताइए कोई समस्या यहां तक आपके, कोई समस्या नहीं है। ये तो हो गई। अच्छा, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ आती है, श्री गंगानगर में आती है। सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ आती है, सर्वाधिक आंधियां राजस्थान में, सर्वाधिक आंधियां जिस जिले में आती है वो उस जिले का नाम क्या है, वो जिला है श्री गंगानगर। और सबसे कम आंधियां जो आती है उस जिले का नाम क्या है, झालावाड़। सबसे कम आंधियां जिस जिले के अंदर आती है वो कौन सा है, झालावाड़। लगभग 28 बार आती है, यहां 3 बार ही आती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके समझ में आया। अच्छा, फिर मैं चलूं फलोदी, फलोदी की बात करें अपन थोड़ा। फलोदी लगभग अभी जैसे बाउंड्री की ओर है, जैसलमेर के पास इधर।
तो फड़ौदी की अगर अपन बात करेंगे तो यहां मान लीजिए आप, जैसे फड़ौदी, ये फड़ौदी है। एक प्रश्न बनता है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है ना फड़ौदी, और गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। दूसरा आप ये भी ध्यान रखो कि भाई चूरू जो है वो सबसे गर्म जिला है, इसका सबसे गर्म होने का कारण क्या है? क्या कारण है? चूरू जिला है ना, उसमें सबसे कम प्राकृतिक वनस्पति है। सबसे कम प्राकृतिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है? चूरू है। दूसरा क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी की प्रकृति है कि तेजी से गर्म होती है और तेजी से, तो दिन के समय तेजी से क्या होगी? गर्म होगी। और रात्रि के समय जल्दी से क्या होगी? ठंडी होगी। तो ये भी ध्यान रखना, जो वस्तु जितनी जल्दी ऊष्मा का अवशोषण करती है वो उतनी जल्दी क्या करती है? उत्सर्जन। या वस्तु के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करने की दर और उत्सर्जित करने की दर दोनों क्या होती है? बराबर होती है, ध्यान रखना। जबकि पानी के साथ विपरीत है इसका। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। हमेशा ध्यान रखना। तो चूरू में प्राकृतिक वनस्पति कम है, जिसकी वजह से क्या है वो सबसे। अच्छा, दोपहर में जो है सर्वाधिक सीधी किरणें मानी जाती है फड़ौदी पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? और फड़ौदी के अंदर आपको पता हो तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, बड़ला सोलर पार्क। नाम सुना आपने? ध्यान रखना। तो फड़ौदी के अंदर विशेषता मैंने आपको बताई दी। कौन सा पार्क है? भड़ला सोलर पार्क। ध्यान रखना, भड़ला सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे? आपके फड़ौदी के अंदर है। तो यहां से अगर कोई प्रश्न बना तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 21 जून को लेकर, हम चीजें चला रहे हैं। कौन सी जून को लेके? 21 जून की जो तिथि है, और 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। सीधा चमकता है। और सीधा चमकता है तो किसके ऊपर सीधा चमकता है? कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा के ऊपर जब 21 जून को सीधा चमकता है तो 21 जून को अपन कहते हैं कि ये तो कौन सा अयनांत होता है? ये तो ग्रीष्म अयनांत होता है। और इसको क्या कहते हैं अपन? तो अपन इसको क्या कहते हैं? कर्क अयनांत की संज्ञा देते हैं। कर्क अयनांत की संज्ञा देते हैं। या अयनांत की जगह आप शब्द काम में ले सकते हैं, विषुव। अब अपन थोड़ी सी बातें राजस्थान को लेकर करते हैं, वो भी 21 जून को लेकर। वह कौन सा दिन है जब राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी मिलेगी? 21 को मिलेगी, कर्क रेखा पर होगा। वह कौन सा दिन है जिस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा दिन होगा? कौन सा होगा? अच्छा, सबसे बड़ा दिन होगा, इसका मतलब सबसे छोटी रात होगी। वह कौन सा दिन है जब राजस्थान में सबसे छोटी परछाई बनती है? सबसे छोटी परछाई बनती है। अच्छा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, देखो। सुबह के समय सूर्य पूर्व से उगता है। अभी मैं मान लो कि मेरे पीछे पूर्व है, सूर्य उदय हुआ है, मेरी परछाई इस तरफ लंबी बनेगी। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब छाया बनती है। और मैं अपारदर्शी हूं, मेरे अंदर से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता ना, तो इस तरफ बनेगी, लंबी बनेगी। ठीक बात है। चलिए दूसरा, जब सूर्य किस तरफ हो? पश्चिम में हो, अस्त होने वाला हो, उस समय मेरी परछाई किस तरफ बनेगी? पीछे की तरफ लंबी बनेगी। अब दोपहर में जब सूर्य मेरे सर के ऊपर हो तो परछाई कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। समझे बात को? तो जब सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकेगा तब परछाई क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। तो सीधा कब चमकता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी परछाई, ठीक है, भारत में सबसे, और राजस्थान में। समझे बात को? ध्यान रखना। फिर मैं ऐसे कहूं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, भारत में भी सबसे
बड़ा दिन, तो राजस्थान में भी। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटी रात, भारत में भी सबसे छोटी रात और राजस्थान में भी। आगे बात समझ में? तो ये प्रभाव है सूर्य का कौन सी रेखा पर सीधा चमकने का? कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकने का प्रभाव है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक आपके? चलिए आगे की बात करते हैं। तो 21 जून को आपके ये चीजें समझ में आई कि क्या क्या होता है। तो 21 जून को होता है एक तो सबसे छोटी परछाई, सबसे छोटी परछाई बनती है। सही बात है क्या? सबसे छोटी परछाई, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी, सबसे छोटी रात क्या होती है भाई? सबसे छोटी रात होती है। सूर्य जो है कर्क रेखा पर सर्वाधिक सीधा चमकता है। सीधा चमकता है। अब मैं कहूं कि मैंने ये बातें किसके लिए लिखी है? मैं उत्तरी गोलार्ध लिख सकता हूं आगे, उत्तरी गोलार्ध के लिए ये बातें सही है। मैं भारत लिखूं तो भी ये बातें सही है, और मैं राजस्थान लिखूं तो भी ये बातें सही है। आगे बात समझ में? ध्यान रखना। तो अपन मान लो, अपन कह देते हैं कि हमने ये बातें जो है वो किसके लिए कही है? राजस्थान के लिए कही है। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे छोटी परछाई 21 जून को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रात 21 जून को, और सूर्य कर्क रेखा पर सर्वाधिक क्या होता है इस दिन? सीधा चमकता है। बाकी ये वाली स्थिति मैंने आपको बताई थी पहले ही कि किरणों का जो सीधापन और तिरछापन राजस्थान में जो है वो किस तरीके से है। अपन किस तरफ से ऊपर जाएंगे? जब दक्षिण से किस तरफ जाएंगे? उत्तर की तरफ। तो ये तिरछापन जो है या सीधापन कम होता जाएगा और तिरछापन बढ़ता जाएगा। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं कि यहां तक जो स्थितियां बनी है, तो देखो, उत्तरी गोलार्ध ये कौन सा हो गया? ये हो गई कौन सी रेखा? मकर रेखा। और ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा और ये कौन सी रेखा? मकर रेखा। चलिए, राजस्थान कर्क रेखा के आसपास है। सही बात है, यानी इधर है राजस्थान। अभी जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से। अब जब सूर्य की स्थिति यहां पर हो, कौन सी रेखा है ये? 0 डिग्री अक्षांश का मतलब ये है आपके भूमध्य रेखा। भू का मतलब भूमि या पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में से निकलती है, तो वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। जब सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर हो, कौन सी रेखा पर हो? भूमध्य रेखा के ऊपर हो। तो ये होती कब है भूमध्य रेखा के ऊपर? तो सूर्य की स्थिति यहां होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? कौन सी रेखा पर होती है? भूमध्य रेखा पर। तो इससे ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और इस रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। जब ये दोनों तिथियां होती है उस समय उत्तरी गोलार्ध में भी दिन बराबर होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन बराबर का मतलब कि भारत में कब दिन और रात बराबर होते हैं? कब होते हैं? तो मैंने दो तिथियां लिखी है, कब होते हैं? क्योंकि पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिन इस दिन क्या होते हैं? बराबर। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब मैं कहूं राजस्थान में दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। मतलब मान लो कभी ऐसा पूछा जाए, और आजकल ऐसे प्रश्न निकल के आते हैं, तो ध्यान रखना कब राजस्थान का बड़ा दिन है। अच्छा, 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, आपको पता हो तो।
और विश्व योग दिवस मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाते हैं हम? तो अगर पृथ्वी को अपन दो भागों में बांटे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो विश्व की अधिकतम जो जनसंख्या है या अधिकांश जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज्यादा है। यानी स्थल दक्षिणी गोलार्ध में कम है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग। दूसरा, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। तो ज्यादातर जनसंख्या है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब अधिकतम जो जनसंख्या है उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। इसलिए 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व योग दिवस कब आता है। हालांकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग दिवस याद होने चाहिए। एक 5 जून याद होना चाहिए, 22 मार्च याद होना चाहिए, 22 अप्रैल याद होना चाहिए, 22 मई याद होना चाहिए, 16 सितंबर आपको याद होना चाहिए, 12 सितंबर याद होना चाहिए, 14 सितंबर, ये कुछ बड़े हैं। 5 जून पर्यावरण आता है, 22 को जल आता है, 22 मार्च को जल आता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी आती है और 22 मई को क्या आता है? जैव विविधता दिवस आता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण आता है, 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस आता है, ये तो 14 को आपके हिंदी दिवस आता है। तो ये तो कुछ है जो आपको क्या रहने चाहिए? याद रहने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को लेके आपके दो चीजें क्लियर हुई कि राजस्थान में और भारत में जो दिन बराबर होते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, वो कब होती है? 21 मार्च और, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, अब जब सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर होगी? यहां होगी। तो जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा तब क्या स्थिति बनेगी? क्या स्थिति बन सकती है? देखो, यहां मैं कहूं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन होगा, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी जाएगी सूर्य की किरणें। सही बात है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि सितंबर के बाद, सितंबर के बाद, कौन से सितंबर के बाद? 23 सितंबर के बाद। पहले 21 जून को दिन सबसे बड़ा था, 21 जून के बाद दिन की अवधि थोड़ी कम होना शुरू होगी और जून के बाद क्या आएगा? सितंबर। सबसे बड़ा दिन था, सितंबर आते आते दिन बराबर हो गए। सितंबर से जब अपन नीचे जाएंगे और कौन सी रेखा की तरफ सूर्य की स्थिति जाएगी? जब मकर रेखा, यानी कि इस मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा कब? 22 दिसंबर। कब चमकेगा भाई सीधा? तो ध्यान रखना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर था। 21 जून के बाद जैसे जैसे समय अवधि आगे बढ़ी, सूर्य की स्थिति नीचे की तरफ आना शुरू हुई और सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष जो है 23 सितंबर को कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है उसकी वजह से सूर्य की स्थिति जो है वो कौन सी रेखा की ओर आना शुरू हो जाती है? कौन सी रेखा की तरफ? मकर रेखा की तरफ। अब यहां दिन बराबर हुए, अब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होने शुरू होंगे और रात क्या होगी? बड़ी होना शुरू होगी। और सबसे बड़ी रात कब हो जाएगी? 22 दिसंबर को। कौन से गोलार्ध में सबसे बड़ी रात हो जाएगी? कौन से गोलार्ध में हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी। ध्यान रखना, हम बात करेंगे कौन से गोलार्ध की? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत है। और भारत में क्या है? राजस्थान। और भारत में क्या है? राजस्थान। भारत में क्या है? राजस्थान। तो आप ध्यान रखना, दिन रात की अवधि बराबर, दिन रात की अवधि, दिन रात की जो अवधि होगी वो बराबर कब होगी? तो बराबर होगी कौन सी दो तिथियों को? एक तो 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपके? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर मैं सेम उत्तरी गोलार्ध, भारत और किसकी बात करूं? राजस्थान की बात करूं तो सर्वाधिक लंबी रात, सबसे लंबी रात जो होगी वो कब होगी? जब सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर होगी? मकर रेखा के ऊपर होगी। तब ऐसी स्थिति अपने को देखने को मिलेगी। और ये बात होती है कब भाई?
22 दिसंबर। कोई समस्या नहीं है आपके यहाँ तक। इसके बाद आप ध्यान रखना, सबसे लंबी रात का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। और सबसे छोटा दिन है वो भी कब होगा आपके? 22 दिसंबर को। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। 22 दिसंबर के बाद मैं कहूँ यहाँ से सबसे तिरछी तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो सबसे लंबी परछाई जो बनती है वो कब बनती है? सबसे लंबी परछाई कब बनेगी आपके? कब बनेगी? 22 दिसंबर को। तो सबसे लंबी परछाई, सबसे लंबी जो परछाई बनेगी वो परछाई कब बनेगी? वो बनेगी 22 दिसंबर को ही बनेगी। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। 22 दिसंबर के बाद वापस सूर्य की जो स्थिति है वो ऊपर की ओर खिसकना शुरू होती है, और दिसंबर के बाद हम देखते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, तो सूर्य की स्थिति वापस ऊपर की ओर होती है। और जब 21 मार्च का दिन होता है तो सूर्य किसके ऊपर सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। किसके ऊपर सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता। तो देखो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा था, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर। सूर्य अपनी जगह है, परिक्रमण और परिभ्रमण कर कौन रही है? पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। सही बात है, ध्यान रखना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो लगाते लगाते ऐसी स्थिति बनेगी कि एक बार वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, फिर उसके बाद पृथ्वी की गति के कारण ऐसा होगा कि सूर्य की स्थिति थोड़ा नीचे की तरफ, तो भूमध्य रेखा पर, उसके बाद किसके ऊपर आएगी? और फिर वापस सूर्य की स्थिति ऊपर की ओर यानी भूमध्य रेखा, और फिर मतलब पहले यहां से नीचे की तरफ आया और अधिकतम मकर रेखा की तरफ आ गया, इसके बाद वापस किस तरफ? ऊपर की तरफ स्थिति जाएगी। तो ये चीजें क्लियर आपके? सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, दिन रात की अवधि क्या बराबर, ये चीजें क्लियर हैं। अब देखो अपन बात करते हैं कि राजस्थान जो है वो राजस्थान कौन से कटिबंधु में है? तो देखो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कौन सा है? 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सा आपके? 66.5 डिग्री मान लेते हैं अपन नॉर्थ, और ये है जो 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ 90 डिग्री साउथ और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ। अब आपको ये पता है कि भाई 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध होता है। कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। यहां भी कौन सा कटिबंध होगा? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में जो होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध। यहां भी मैं क्या लिखूंगा? शीतोष्ण कटिबंध। ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से नीचे ध्रुवों की तरफ शीत कटिबंध होता है। कौन सा कटिबंध होता है? शीत कटिबंध होता है। अब मैंने ये बताया आपको कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले और डूंगर, मतलब कुछ भाग कर्क रेखा के नीचे है। जो भाग कर्क रेखा के नीचे स्थित है वो कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में? उष्ण। भाई यहां जो है थोड़ा सा भाग अपन देखने को देखते हैं, इधर वाला जो भाग है ये भाग, इसका मतलब मैं ऐसे कहूं कि राजस्थान का जो कुछ भाग है, कुछ भाग का मतलब मैं सीधा सीधा ही लिख दूं कि उष्ण कटिबंध के अंदर जो है वो राजस्थान का कौन सा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है वो कौन से कटिबंध में है? मतलब कुछ भाग इनका उष्ण कटिबंध में है, बाकी का भाग जो है वो किस में है? बाकी सभी
क्षेत्र जो है वो कौन से कटिबंध में है भाई? बाकी सभी जो है राजस्थान के सभी क्षेत्र जो है वो कौन से कटिबंध में है? शीतोष्ण कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में है? याद रहेगा अच्छे से। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान जो है वो दो कटिबंधों में है, उष्ण कटिबंध में भी और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर भी है। याद रहेगा। ये सारी चीजें अपन ने एक चीज को लेके पढ़ी है, वो है कर्क रेखा। कि कर्क रेखा और उसके हिसाब से सूर्य की स्थिति, विश्व में अपन ने सूर्य की स्थिति, ये विश्व में ग्लोब, एशिया, भारत, इस हिसाब से अपन ने राजस्थान को पढ़ा, कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है। फिर अपन ने कर्क रेखा को लेके जानकारी प्राप्त की और अपन ने ये देखा कि इन सब चीजों से एक निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कौन सी रेखा के उत्तर में स्थित है? राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भाई उत्तर में स्थित है, छोटा सा थोड़ा सा भाग क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान जो है वो दो कटिबंधों में है। राजस्थान का विस्तार कितने कटिबंधों में? कौन कौन से में? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध और कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो शीत और उष्ण तो हम कहेंगे उपोष्ण। क्या कहेंगे? तो राजस्थान की जलवायु जो है वो उपोष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है? हालांकि हम आगे पढ़ेंगे चार भागों में बांट के, है ना, अति आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र, है ना, शुष्क। फिर शुष्क को हम दो भागों में बांटेंगे। तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। आपको अभी इस स्थिति में देखें तो भारत भी तो दो कटिबंधों में होगा ना। उष्ण में भी होगा, 23.5 डिग्री से नीचे उष्ण में होगा, और फिर उससे ऊपर शीतोष्ण में। इसका मतलब मैं एक शब्द में कहूं तो भारत की जलवायु भी उपोष्ण जलवायु है, जिसमें आपके उष्ण और शीतोष्ण दोनों का क्या होता है? प्रभाव होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलते हैं, हमेशा ही आप ध्यान रखना, सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता जाएगा। भूमध्य रेखा है, वहां पर साल भर में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती है, ध्यान रखना। अच्छा, भूमध्य जो रेखा है वहां पर रोजाना दोपहर के बाद वर्षा होती है, जिसको हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा गर्मी अपने को कहाँ देखने को मिलेगी? और फिर हम जैसे जैसे उष्ण कटिबंध में ऊपर बढ़ेंगे, किरणों का तिरछापन बढ़ेगा ना भाई, सीधापन कम होगा ऊपर की ओर जाएंगे तो आप ध्यान रखो, कर्क रेखा तक तो सूर्य की किरणें अभी अपन ने देखा कि सीधी तक जाती है, और किस तारीख को होता है। तो उष्ण कटिबंध में आपके यह समझ में आया कि साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी मिलेगी। हम देखते हैं जो भाग कर्क रेखा के नीचे है, और कर्क रेखा के नीचे जो भारत का भाग है उसको हम दक्षिण भारत कहते हैं। ऊपर का भाग क्या है? उत्तरी भारत है। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि जिस समय हमारे यहाँ पर सर्दियां होती है, उस समय भी जो दक्षिण भारत का नीचे का जो भाग है वहां पर तापमान उत्तरी भारत से क्या रहता है? ऊंचा रहता है। आई बात समझ में? आया ना? भाई तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आपके आंध्र प्रदेश है, इधर के भाग देखो, वहां पे लोग आपको कोट स्वेटर पहने हुए इस समय नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है। दूसरा आप ध्यान रखो, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ते हैं, जैव विविधता में कमी आती जाती है। इसमें कमी आती है, जैव विविधता में कमी, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन अगर आपने नाम सुना हो तो वो उसके आसपास का क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी, लेकिन जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरा, जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं वो डार्क चॉकलेटी होते हैं एकदम। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा से, जैसे मोबाइल में ब्राइटनेस पे आपने बिल्कुल कम कर रखा है, और मान लो कि वो जो लास्ट बिंदु है वो भूमध्य रेखा है, आप इधर बढ़ो इस तरफ ध्रुवों की तरफ, क्या होगा? ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। वही सिस्टम है। लोग एकदम भूमध्य रेखा पर काले हैं, आप थोड़े थोड़े ऊपर चलो, कैसे होते जाएंगे? ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते तो जानवर भी सफेद हो जाएंगे एकदम। ध्रुवीय लोमड़ी है, ध्रुवीय भालू है ना? तो इसका मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रभाव किसका है? ये तापमान का प्रभाव है, ध्यान रखना। ठीक बात है। तो ये सारी स्थितियां जो है वो पाई जाती है।
तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज अपन ने देखो क्या क्या चीजें पढ़ी है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर लिखें कब? तो मैंने तो आज बहुत धीमे धीमे लिखा है, आपकी ये बातें अच्छे से समझ में भी आ गई, और ये आपको फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएगी क्लास। नहीं आ रही है, यूट्यूब पे आती है ये क्लास, शाम तक पहुंचती है, बस यही है। वैसे ऐप में भी ये फ्री चल रही है क्लास, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, है नहीं तो वो प्ले स्टोर पे जाके सक्सेस आइकन पे आप हैं, हाँ अरे आराम से यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बाकी आपको सर और बता देंगे। बाकी जो चीजें हैं अब देख लो आपने, मैंने आज आपको क्या बताया। सबसे पहले ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप यानी विश्व का मानचित्र कह सकते हो, सर्वप्रथम किसने बनाया? अच्छा, किसके ऊपर बनाया? शुतुरमुर्ग के अंडे पर। पृथ्वी का आकार जियोड गोलाब लगभग, फिर कई जगह आप कहते हैं संतरे के समान, गोल, गेंद के समान, ऐसे एग्जैक्ट वर्ड यही है, जियोड कहो, गुलाब कहो, या फिर क्या कहो, लगभग कहो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? एनविले ने। और राजस्थान का किसने? टीएच हेडले। फिर रोम्बस, राजस्थान का आकार रोम्बस, पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुज। फिर आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी पार्थिव ग्रह या क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और इस पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है? ग्लोब है। और इसको 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसका मतलब, अक्षांश का मतलब जो पूर्व से पश्चिम की तरफ काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है, वो अक्षांश है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90 + 90 + 1 कितनी हो गई? 181। और जब हम 0 डिग्री अक्षांश से 876 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो अपने को भारत का कौन सा बिंदु प्राप्त होगा? दक्षिणी बिंदु प्राप्त होगा। अच्छा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है? तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद की बात करें अपन, तो ये हो गया एशिया। एशिया से पहले अपन ग्लोब में देखा कि 0 डिग्री देशांतर जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी जो गोलार्ध है। इस पूर्वी गोलार्ध में जो है वो राजस्थान भारत की स्थिति है, आपको ध्यान रखना है। तो फिर मैं कहूं, तो फिर राजस्थान कहाँ पड़ेगा? तो मैं कहूंगा भारत और राजस्थान दोनों ही कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि कौन से कोण में? ईशान कोण में। एशिया में चलिए आप, एशिया में जो राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि कौन सी दिशा में? नैऋत्य दिशा के अंदर अपने को दिखाई देगा। और फिर अपन बात करें भारत में, तो भारत में उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम के अंदर कौन सी दिशा में? वायव्य कोण के अंदर अपने को दिखाई देगा। फिर अपन पूरा ही इसके संदर्भ में बनाया है कि ग्लोब पर कहाँ है, विश्व में, एशिया में कहाँ है, और फिर भारत में कहाँ है। ईशान कोण में ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी पर, भारत में वायव्य कोण में, और एशिया में कौन से? नैऋत्य कोण के अंदर अपने को दिखाई देगा। फिर अपन आगे चले तो ये अपन ने सारी स्थितियां लिखी है कि भी कहाँ कहाँ कैसे मिलेगा अपने को। ग्लोब पर स्थिति ईशान कोण में, एशिया में नेतृत्व में, और भारत में वायव्य में। और हम ऐसे कहें तो भारत अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध, और हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? भारत मिलेगा। फिर अपन ने बात की कर्क रेखा, और इसके हिसाब से तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे मैंने एक चीज आपको ये भी बताई कि सबसे नजदीक जिस राज्य की राजधानी है 8 राज्यों में से, वो कौन सा है? रांची है, झारखंड। और सबसे दूर कौन सी है? जयपुर, जो किसकी है? राजस्थान की, ध्यान रखना। और त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर, जो सबसे नजदीक स्थित शहर है। ठीक है, ध्यान रखना इसका शहर। अरे त्रिपुरा से होके जाती है ना, तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? उदयपुर। वो कर्क रेखा के सबसे पास स्थित शहर है, समझे? तो एक से अधिक नाम की जो जगह है वो और कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ने राजस्थान में दो जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से, या कुशलगढ़ तहसील का भाग इससे नीचे। फिर डूंगरपुर के कौन से गांव से? चीखली गांव से। और लंबाई कितनी है भाई? 26 किलोमीटर। इसके बाद की अपन बात करें तो अपन ने 23.5 डिग्री के हिसाब से सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन, सबसे ज्यादा सीधी कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, सलोम्बर, उदयपुर। ये आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है? आरोही नहीं है, सबसे अधिक से कम की ओर है। अधिक से कम की ओर क्या होता है?
ये कौन सा क्रम है? आजकल समस्या यही तो है। अगला अपने को पूछता है आरोही और अवरोही। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा क्रम है? वो कौन सा क्रम है सर्वाधिक तिरछापन में? वो भी अवरोही क्रम है। ये क्रम जो है वो भी कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। मतलब मैं यदि ऊपर से ऐसे नीचे आऊं तो अवरोही क्रम है, और इससे ऊपर जाऊं तो आरोही क्रम है। सेम यहां पर नीचे आया तो अवरोही क्रम, ऊपर गया तो आरोही। ठीक बात है, ध्यान रखना। 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। ग्रीष्म अयनांत या विषुव, कर्क अयनांत या विषुव, इसको संज्ञापन देते हैं। राजस्थान, भारत और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी परछाई इस दिन बनती है। सबसे बड़ा दिन यही दिन होता है। सबसे छोटी रात होती है। और सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है? सर्वाधिक सीधा चमकता है। और फिर अपन ने यहाँ से एक चीज और देखी, देखो श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधी आती है राजस्थान में, और झालावाड़ में क्या आती है? सबसे कम आंधियां आती है। इसके बाद अपन ने ये वाली स्थिति देखी है कि उत्तरी गोलार्ध, भारत और राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। सर्वाधिक लंबी रात कब होती है? 22 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और इसके बाद कहें कि सबसे लंबी परछाई भी कब बनती है अपने? 22 दिसंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो अपने यहीं तक पढ़ा है, दूसरा अपन ने ये पढ़ा है कि राजस्थान जो है वो शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों के अंदर विस्तार है। ठीक है, बाकी की चीजों की चर्चा हम कल करेंगे।